नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और स्वागत है आप सभी का बिगिन टू लर्न पर बीआईटी यानी बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में। तो अब से पहले बीच में छुट्टियां हो गई, सरकार के आदेशानुसार 20 मई तक क्लासेस को ऑनलाइन क्लासेस को बंद कर दिया गया था। तो उसके बीच में एक बार मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाली थी आप सभी के लिए, आपने वीडियो देखा है। मैंने इस बीच में तैयारी की, अगर आप सब सोच रहे हैं कि वीडियो क्यों नहीं आई, तो मैंने इस बीच में तैयारी की और आपके लिए बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया, जो बेहतर से बेहतर डेटा आपके लिए हो सकता था, मैं इकट्ठा करके आपके लिए लेके आया हूँ बीआईटी के लिए। और आपकी लैबोरेटरी की जो क्लासेज़ हैं, उन्हें अभी प्रैक्टिकल क्लासेज़ को अभी मैं यहीं पर आपको वीडियो के थ्रू ही सारी कुछ बातें समझाऊँगा। उससे पहले प्रैक्टिकल से पहले आपके लिए जो थ्योरी वाली क्लासेज़ हैं, कुछ एक जैसे आज का जो टॉपिक है हमारा सूचना तकनीकी का परिचय, यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन टू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आज की वीडियो में से हम समझेंगे। तो ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसे हम समझेंगे। तो प्रैक्टिकल वीडियोस मैं बनाऊँ आपके लिए, उससे पहले थोड़ा-सा थ्योरेटिकल सेक्शन है। इसमें आपको करीब-करीब 8 से 10 वीडियोज़ में पहले थ्योरी की इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन मैं पहले इन थ्योरी के थ्रू आपको दे देता हूँ। उसके बाद से एमएस वर्ड आपने सिलेबस देख ही लिया है, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल हम पढ़ेंगे एमएस ऑफिस के सेक्शन में से। एमएस एक्सेस जो था हमने हटा दिया है, क्योंकि उसका कोई ज़्यादा महत्व हमको नहीं दिखता है अपने कार्यक्षेत्र में। इसलिए आपका जितना भी काम होगा, ज़्यादातर काम एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल के थ्रू किया जाता है। इन्हीं तीनों को हमने रखा है। तो एमएस ऑफिस पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या? जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बेसिक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो चीज़ होती क्या है? तो अगर इस चीज़ को जानने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी हिंदी मीडियम के होते हैं, इसलिए ये वीडियो मैंने हिंदी में बनाई है। तो हम इस चीज़ को जानेंगे। आपके सामने लिखा हुआ है, मैं पूरा का पूरा डेटा बहुत छाँट करके, छानबीन करके आपके सामने लेके आया हूँ, जो बेहतरीन डेटा हो सकता है उस चीज़ को। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हम यहाँ देखेंगे, मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ आपके सामने और मैं आपको बताता भी हूँ, कुछ डेटा इसमें आपको मिलेगा, सिलेक्टेड डेटा है और कुछ डेटा मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपके लिए, तो बड़े ध्यान से सुनेंगे और ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, आपने टेलीग्राम चैनल जॉइन ही कर लिया होगा। चलिए, तो आपको पता है सूचना क्या होती है, सूचना में और डेटा में फ़र्क होता है। तो हमारे लिए सूचना तकनीकी जो है टर्म, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो आपका ये सूचना और दूसरा तकनीकी। तकनीकी एक अलग टर्म होता है और सूचना अलग टर्म होती है। सूचना क्या होता है? सूचना मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई कुछ जानकारी हमारे लिए सूचना होती है। ठीक है? एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, इसने हमको कुछ बताया, इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है? कोई जानकारी दी और वो क्या है हमारे लिए सूचना होती है। लेकिन तकनीकी क्या है? इस मॉडर्न एज में हम विभिन्न उपकरणों का यूज़ कर रहे हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं या फिर ऐसे कोई इक्विपमेंट जिनसे हमें कोई जानकारी मिल रही है या किसी चीज़ के बारे में सीख रहे हैं, उन उपकरणों को हम तकनीकी कह सकते हैं या फिर उन उपकरणों को बनाने में जो हमने अपनी तकनीक लगाई है, हमने अपने प्रयास लगाए हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाएँगे? तकनीकी। और इन दोनों टर्म को बनाने के मिलाने के बाद हमारे पास एक टर्म निकल के आता है, सूचना तकनीकी। अब ये सूचना तकनीकी क्या है? हम इसको देखेंगे तो जानते हैं, सूचनाएँ हमारे पास आस-पास बहुत सारी सूचनाएँ हैं, जिनका कोई सीमा नहीं है, असीमित सूचनाएँ हैं, किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकती हैं। इनका बहुत अपना विस्तृत क्षेत्र होता है। ठीक है? अब इन योजनाओं, इन सूचनाओं को किस प्रकार से हम व्यक्तियों के सामने प्रस्तुत करते हैं और इन योज सूचनाओं को प्रस्तुत करने की तकनीक है, वही आपकी सूचना तकनीक कहलाती है। ठीक है ना? यहाँ लिखा हुआ है, विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली तकनीक को ही सूचना तकनीक कहा जाता है। ठीक है? ये आपने देख लिया है। अब आप जानते हैं सूचना तकनीक क्या होता है। इस चीज़ को आपने भली-भाँति समझ लिया है। चलिए, इससे अगर आगे बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम जान लेंगे, तो कि अब सूचना तकनीक का मतलब क्या है सर? मतलब तो हमने आपको बता दिया है, इसके बाद कि इसका मतलब हम समझ गए सूचना हमारे आस-पास होती हैं, लेकिन हमें तो किसी भी प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल होता हुआ देखा नहीं है। भाई साहब, आप जो अपने हाथ में फ़ोन यूज़ कर रहे हो ना, वो आपकी सूचना तकनीकी ही है, ठीक है? आज मैं आपको कंप्यूटर से पढ़ा रहा हूँ बैठ कर के इंटरनेट पर, आप अपने घर पे बैठे हैं, मैं यहाँ बैठ के पढ़ा रहा हूँ आपको, ये क्या है? सूचना तकनीक का ही एक उदाहरण है, ठीक है? आप घर में अपने घर में बैठ कर के समाचार देख रहे हो, पूरी महामारी का, पूरे विश्व की जानकारी आप अपने घर पर बैठ के एक कोने में ले पा रहे हो, वो क्या है? सूचना तकनीक का ही उदाहरण है। ठीक है? तो सूचना तकनीक को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या है कि भाई साहब सूचना तकनीक हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ही
महत्व होता है। लेकिन जब से कंप्यूटर आया है, कंप्यूटर के आने के बाद से इसका कुछ ज़्यादा ही महत्व बढ़ गया है। तो कंप्यूटर के पदार्पण के उपरांत सूचना का आदान-प्रदान बहुत ही कम समय में होने लगा है, ठीक है? कंप्यूटर के आने से हमारे जीवन में एक तरीके से क्रांति आ गई है। मोबाइल के फ़ोन के द्वारा भी आप देख सकते हैं किसी भी स्थान से, किसी भी समय, कहीं भी बैठे हुए व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं। ईमेल जो सेवा होती है, ये भी आपका सूचना तकनीक का ही कंप्यूटर की सेवा है, इंटरनेट के द्वारा इसे हम इस्तेमाल करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, इतने भी अनभिज्ञ नहीं हैं। तो यहाँ से आप बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह पर कोई भी सूचना ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं इंटरनेट के इस्तेमाल करने के बाद। और इसके इंटरनेट के माध्यम से, सूचना तकनीक के माध्यम से आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, दस्तावेज़ों को एक ही क्षण में बस अपलोड होने की देर होती है, किसी दूसरे व्यक्ति पर, सामने वाले बैठे के व्यक्ति के पास आप इनको भेज सकते हैं, ठीक है? किसी से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात कर सकते हैं, आप घरवालों से वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करते होंगे, अपने दोस्तों से पैंडेमिक के समय में आप सभी लोग अपने-अपने घर पर बैठे हैं, अगर किसी से कुछ बात करनी है, तो ऑडियो कॉल पर आप बात कर ही रहे हैं, बाकी वीडियो कॉल पर भी आप मेरे ख्याल से बात कर पा रहे होंगे अपनी सभी दोस्तों से। ये क्या है? सारी की सारी सूचना है, सूचना तकनीकी ही है, ठीक है? आप कुछ भी बात कर रहे हैं, कोई भी बात मैं आपको एक ये बात बता रहा हूँ, ये जो सूचना तकनीक के बारे में जो आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है? ये जो जानकारी पूरी की पूरी जानकारी मैं जो आपको दे रहा हूँ, ये क्या है सर? ये भी आपके लिए सूचना ही है, ठीक है? कि मैं आपको सूचना तकनीक के बारे में बता रहा हूँ। चलिए, तो अब सूचना तकनीकी है क्या? सूचना तकनीकी जो है, ये आपका एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, दोनों का एक मिश्रण है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आपको कम्युनिकेशन पढ़ाया गया है, कम्युनिकेशन आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। किसी दूसरे से, किसी सामने वाले व्यक्ति से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, शेयर करते हैं, उधर से रिस्पॉन्स मिलता है, वो आपका कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है? उसको हमने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आज के मॉडर्नाइज़ेशन के हिसाब से कंप्यूटर के साथ में और जोड़ दिया है। दोनों को मिलाकर के हमने सूचना तकनीकी को बनाया है। इसी तरीके से हमने पहले भी इसकी डेफिनिशन को आपको समझा दिया है। अब आपकी समझ में और ज़्यादा बेहतर तरीके से आ गया होगा कि सूचना तकनीकी होता क्या है, ठीक है? तो सूचना तकनीकी एक तरीके से देखा जाए तो आपका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दोनों का ही मिश्रण है। दोनों को मिश्रित करके ही आपके सामने पेश किया जाता है, वो है आपकी सूचना तकनीकी, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं, ये तो सब सारी बातें आपको पता है कि हम एक जगह पर बैठ कर के सभी दोस्तों से बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, ये विभिन्न प्रकार की बातें आपके सामने रखी गई हैं। और किस तरीके से बैठ कर के हम घर पर ही बैठ कर के सारे काम कर लेते हैं आजकल के। अब हम हमारी क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही हैं, इससे ज़्यादा हम और क्या कहेंगे, ठीक है? इसके बाद से अब सूचना बनती कैसे है? हमारे सामने एक जो समस्या आती है कि आपकी सूचना आई कहाँ से? जो सूचना है या फिर जो जानकारी है, ये कहाँ से आती है सर? ठीक है? सूचना को हम जानकारी कहते हैं, ठीक है? आती कहाँ से है? तो ये आती है सर डेटा से। अब ये डेटा क्या होता है? डेटा होता है कि इसका कोई भी ये बिखरे हुए तथ्य होते हैं। इधर, 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 एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरीके से कुछ नंबर्स कह दें हम इनको, या फिर कुछ तथ्य हैं जो बिखरे हुए पड़े हैं इधर-उधर। इन सभी को एक साथ मिलाकर के आपके सामने आपके सामने प्रस्तुत कर दें। जैसे कि मैंने डेटा शब्द को कहीं से और से उठाया है, आपके लिए कम्युनिकेशन को अलग दूसरे शब्द से कहीं दूसरी जगह से उठा कर के लेके आया हूँ। आपके लिए टेक्नोलॉजी जो वर्ड है, उसे मैं कहीं और से उठा कर के लेके आया हूँ। तो ये सारे वर्ड्स मैं आपके लिए उठा कर के लेके आया इधर-उधर से, और आपके सामने इस चीज़ को मैंने एक साथ मिला करके, मिश्रित करके एक छोटी-मोटी जानकारी देने की कोशिश की है। ये क्या है आपके लिए? वो तो आपके लिए सूचना बन गई। लेकिन मैंने एक डेटा वर्ड को उठाया, कहीं से टेक्नोलॉजी वर्ड को उठाया, कहीं से मैंने कम्युनिकेशन वर्ड को उठाया। ये जो अलग-अलग वर्ड हैं, इनको हम सेपरेट कर देंगे, ये क्या हो जाएँगे आपके लिए? ये हो जाएँगे डेटा। इसे हम डेटा कहते हैं, ठीक है? किसी भी चीज़ को हम अलग-अलग जगह पर अलग-अलग टुकड़ों में बाँट देते हैं, वो डेटा बन जाता है, और डेटा को एक साथ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? सूचना बन जाएगी, नॉलेज, जानकारी बन जाएगी, इन्फॉर्मेशन बन जाती है, ठीक है? चलिए, यही चीज़ यहाँ भी लिखी हुई है। देखिए, किसी अवैध तथ्यों यानी फैक्ट्स या चिन्हों को, सिंबल्स को हम डेटा कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए प्राप्तांकों की सूची। अगर किसी भी क्लास में आप देखेंगे, आप अपना ही रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, तो आप अपने रिपोर्ट कार्ड में क्या पाएँगे? अलग-अलग सब्जेक्ट्स होंगे। आपके लिए हिंदी होगा, ठीक है, मैथ्स होगा, और आपके लिए फिज़िक्स होगा। इस तरीके के सब्जेक्ट्स होंगे, और इन सब के अलग से आपके लिए एक तो इनका मैक्सिमम मार्क्स दिया जाएगा, एमएम, और आपका एक दिया जाएगा अ, ऑब्टेन्ड मार्क्स, ओएम इसे कहते हैं, ठीक है? प्राप्तांक जिसे कहते हैं। तो हिंदी में मान के चलिए आपके 100 में से आ गए 90 नंबर, मैथ्स में आ गए आपके 100 में से 80 नंबर, आपके फिज़िक्स में आ गए
100 में से 85 नंबर। तो 80, 90, 85 ये क्या है आपका अलग-अलग इन्फॉर्मेशन, अलग-अलग नंबर्स हैं और ये अलग-अलग डेटा है। लेकिन इन सबको मैंने एक कार्ड में, रिजल्ट कार्ड में इनको मैं मर्ज कर देता हूँ, सारे के सारे डेटा को इधर मैं रिजल्ट कार्ड बना, इधर नेम लिख के आपके सारे के सारे सब्जेक्ट का नाम लिख करके पूरा आपका रिजल्ट कार्ड मैंने इधर बना के तैयार कर दिया। ये क्या हो गई, अब एक सम्मिलित जानकारी हो गई। सम्मिलित जानकारी किसके बारे में, मान के चलिए रमेश नाम का कोई लड़का है, उसका ये रिजल्ट कार्ड है, तो उसकी पूरी जानकारी प्रोग्रेस रिपोर्ट इसे हम कह देंगे। ठीक है, तो ये हो गया सर आपका इंफॉर्मेशन और डेटा। अब इंफॉर्मेशन डेटा में क्या फर्क होता है, हम आगे ये भी जानने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, हम देखते हैं इंफॉर्मेशन में और डेटा में क्या फर्क होता है। ठीक है चलिए इसे थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हम देखेंगे डेटा वास्तव में अपरिपक्व जानकारियां होती हैं। कंप्यूटर में सबसे पहले डेटा को प्रविष्ट किया जाता है और कंप्यूटर प्रविष्ट की डेटा को विश्लेषित करके परिणाम प्रस्तुत करता है, इसलिए कंप्यूटर विश्लेषण हेतु आधार तथ्य भी कहा जाता है। अब आपकी समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसे और तरीके से बता देता हूं, दूसरे और थोड़ा सा इसे जानकारी थोड़ा डिटेल में आपको दे देता हूं। जैसे आपने कंप्यूटर में कोई भी नंबर इंसर्ट किया, कोई भी नंबर आप इनपुट करेंगे, मैं करता हूं 2 4 6, अब इनके साथ करना क्या है, मैं कहता हूं इन सबको जोड़ दीजिए, तो आप जोड़ेंगे तो नंबर कंप्यूटर बता देगा सर आपका रिजल्ट आता है 12। 12 आंसर आ गया, तो आपने ये जो दिया था कंप्यूटर 2 4 6 नंबर्स दिए थे, ये था डेटा, लेकिन इन सबको जोड़ने के बाद कंप्यूटर ने इनको प्रोसेस किया और आपको जो रिजल्ट सामने पेश की है, ये है आपकी इंफॉर्मेशन। ठीक है, और इसे कंप्यूटर नॉलेज में हम कहते हैं आउटपुट। इतनी सी बात आपके समझ में आ गई होगी। कंप्यूटर लैंग्वेज में से हम आउटपुट कहेंगे, वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन है, हमने डेटा दिया था, उसे प्रोसेस करके उसने इन्फॉर्मेशन बना दिया, इनको जोड़ने के लिए कहा गया, उसने बताया कि आपका उत्तर जो 12 है। अब यहाँ कहेंगे इसे, जब हम कंप्यूटर लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो आउटपुट कहलाएगा, बाकी तो इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अब ये इसका अगर एनालिसिस करेंगे, देखेंगे 12 किस तरीके से आया, तो आप जोड़ पाएंगे, 2 और 4 6 हो गए, 6 और 6 आपके 12 होते हैं। यही रिजल्ट आपने कंप्यूटर को भी दिया है, उसे पूछेंगे, थोड़ा सा और अंदर जाकर के बात करेंगे हम, तो पता चलेगा इन सबको जोड़ने के लिए कंप्यूटर से कहा गया था। ठीक है, इस तरीके की बातें यहाँ आप जान पाएंगे। ठीक है, और दोबारा से देखें तो हम देख सकते हैं कंप्यूटर को विश्लेषण हेतु आधार तत्व भी कहा जाता है। इस चीज को जो भी हमने देखा है, तो इसे हम कहेंगे आधार तथ्य या फिर फैक्ट्स, इनको बेस फैक्ट्स कहते हैं, बेस। ठीक है, ये कंप्यूटर को दिया जाने वाला बेस है, इस पर ये कंप्यूटर काम करेगा। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं कंप्यूटर को दी जाने वाली जानकारियां जिनका विश्लेषण करने के उपरांत कंप्यूटर परिणाम प्रस्तुत करता है, डेटा कहलाते हैं। दूसरी तरीके से इसका हम पूरी जानकारी हम समझ गए हैं। पहले तो हम इसे समझ रहे थे, डेटा को कह रहे थे कि कई डेटा इधर उधर बिखरे हुए नंबर होते हैं, यहाँ यहाँ कुछ बिखरे हुए नंबर हैं। लेकिन अगर इसे कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की भाषा में इसको अगर कुछ नाम दिया जाए, परिभाषा दी जाए, तो कंप्यूटर की परिभाषा में इसे कहेंगे कि कंप्यूटर को दी जाने वाली जानकारी, ठीक है, जिनका विश्लेषण करने के उपरांत कंप्यूटर परिणाम प्रस्तुत करता है, रिजल्ट हमको दिखाता है, जो भी करने के लिए हमने कहा वो सारा काम परफॉर्म करने के बाद हमको रिजल्ट शो करेगा, वो क्या कहलाएगा, डेटा कहलाता है। मतलब उसने जो परिणाम, जो रिजल्ट हमारे सामने शो किया है, वो हमारा डेटा नहीं है। डेटा क्या है, जो हमने जिस पर एक्ट करने के लिए उसे कहा था, प्रोसेस करने के लिए, 2 4 6 को जोड़ने के लिए कहा था, ये डेटा हो गया। जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट उसने पेश किया है 12, ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है, कंप्यूटर लैंग्वेज आप इसे आउटपुट कहेंगे। क्लियर, डेटा क्या हुआ, जो हमने रॉ डेटा इंसर्ट किया था, रॉ नंबर इंसर्ट किए थे, वो थे हमारे डेटा। ठीक है, अब आती है बात सूचना की, ये सूचना क्या होती है, जरा सूचना की तरफ बढ़ लेते हैं। सूचना की तरफ बढ़ेंगे तो अब तक इतना बताने के बाद आपकी समझ में आ गई होगी डेटा और सूचना में अंतर, फिर भी हम एक बार फिर से जान लेते हैं कि सूचना आपके लिए क्या चीज होती है। यहाँ हम देखेंगे डेटा का प्रोसेस्ड रूप होती है। सूचना क्या है, डेटा का प्रोसेस्ड रूप हमने को बता दिया। फाइनल स्टेज में जाकर के क्या होगा, डेटा को प्रोसेस करके ही सूचना प्राप्त होती है। जैसे टाइम टेबल, मेरिट लिस्ट, प्रत्येक छात्र को अंकों में प्रतिशत, कक्षा में सर्वोच्च अंक, 60% से ज्यादा अंक, इस तरीके से डेटा आपको मैंने दे दिया है कि हम कोई भी टाइम टेबल बनाते हैं, आपके स्कूल का, कॉलेज का टाइम टेबल पढ़ाने के लिए बनाया जाता है, वो क्या है, आपका इंफॉर्मेशन है। अलग अलग सब्जेक्ट के किस समय पर, उसमें समय को भी इंक्लूड किया जाता है। टाइम टेबल में क्या होता है, हम एग्जाम्पल के लिए टाइम टेबल उठा लेते हैं। टाइम टेबल में क्या होता है, आपका सब्जेक्ट का नाम होगा, ठीक है, टाइम दिया होगा, ठीक है, दो चीज तो कम से कम दी होंगी कि सब्जेक्ट का नाम और टाइम, और एक्स्ट्रा कहीं कहीं पर क्या जोड़ते हैं हम, टीचर का नाम भी उसमें हम साथ में जोड़ देते हैं। तो आप देखेंगे बेसिक तौर पर सब्जेक्ट आपका अलग टर्म है, टाइम आपका एक अलग टर्म है, और टीचर आपका एक अलग टर्म है। सब्जेक्ट जो आप पढ़ने वाले हैं, टाइम किस समय पर पढ़ने वाले हैं, टीचर कौन आपको
पढ़ाएगा। लेकिन हम तीनों को एक ही जगह पर बैठा देते हैं। एक ही जगह पर बैठा दिया, लिस्ट बनाई, उसमें हमने एक जगह पर बैठा दिया कि इस सब्जेक्ट को ये टीचर पढ़ाएगा, इतने समय पर पढ़ाएगा। अब ये क्या बन गई, पूरी की पूरी जानकारी बन गई। मैं सब्जेक्ट का नाम लेता हूं, जैसे मैंने लिख दिया मैथ, तो आपकी समझ में केवल आया कि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन टाइम लिख दिया मैंने 2, तो आप जानेंगे घड़ी में 2 बजे हैं या फिर किसी कोई दूसरे समय को बता रहा हूँ। टीचर का नाम जैसे अपना बता देता हूँ कि मैं दीपक हूँ, तो आप कहेंगे नहीं, दीपक सर तो हमारे लिए एफसी पढ़ाते हैं या फिर बीआईटी पढ़ाते हैं या फिर हमें एफ सीएस पढ़ाते हैं, ठीक है। इस तरीके की आप जानकारी देखेंगे, तो यहाँ आपको पता चलेगा कि नहीं, तीनों जानकारियों से हमारे पास कोई भी जानकारी हमें प्राप्त जो यूजफुल हमारे लिए हो, ऐसी जानकारी हमको कोई भी नहीं मिली है। लेकिन जब आपके सामने लिखा जाएगा, सब्जेक्ट का नाम लिख दिया एफसी और आपके लिए बीआईटी लिख दिया, मान के चलिए सब्जेक्ट का नाम बीआईटी लिख दिया, मैं लिख देता हूँ 12 बजे और टीचर कौन होगा, दीपक, तो आप समझ जाएंगे कि बीआईटी को 12 बजे दीपक सर की क्लास होने वाली है, ठीक है। इधर आपका डेट और डे और आता है, ठीक है। इधर क्या आएगा, आपका डे और आता है। तो आपका डे और आता है इधर में, तो आप डे को और इंक्लूड कर लीजिए इसमें, तो सारी चीजें अलग अलग आपके सामने हो जाएंगी, पता चला आपको चल जाएगा, वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन रह जाएगी, ठीक है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, होप कि आपको सूचना समझ में आ गई हो। अगर आपको परिभाषा देखनी तो आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई है, कंप्यूटर डेटा के विश्लेषण के उपरांत प्रस्तुत किए गए परिणाम को सूचना कहा जाता है। ये बात मैं अब से कई बार आपके सामने दोहरा चुका हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम आखिर में आकर कह सकते हैं कि जो आपका डेटा होता है, कंप्यूटर में प्रविष्ट किया जाने वाला, कंप्यूटर में इनपुट किया जाने वाला कच्चा माल होता है, उसे हम कच्चा माल कह सकते हैं इसे, ठीक है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले हम उसे उसके लिए कच्चे माल की हमको जरूरत पड़ती है। जैसे आपने रोटी बनाई, तो रोटी बनाने के लिए पहले क्या होगा, आपको चाहिए गेहूं। रोटी कहाँ से बनती है, गेहूं से, ठीक है। गेहूं से डायरेक्ट नहीं बनती है। आप कहेंगे रोटी कहाँ से बनती है, आटे से। अब आटा किसका होता है, गेहूं का। तो कच्चा माल क्या होगा आपके लिए, रोटी के लिए आटा कच्चा माल हो गया और आटे के लिए कच्चा माल गेहूं हो गया। गेहूं कहाँ से आएगा, खेत से, किसान उत्पादक आपको करके देगा। तो इस तरीके जो फाइनल रिजल्ट आपके लिए रोटी आएगी। ऐसे ही आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंप्यूटर से आउटपुट चाहिए, उसके लिए कच्चा माल जो भी होता है उसे हम डेटा कहते हैं, या फिर डेटा को हम कंप्यूटर का रॉ मटेरियल कच्चा माल कहते हैं। जबकि आपके लिए सूचना जो मिलेगी आपको कंप्यूटर से, वो तैयार माल होगा, फिनिश्ड और फाइनल प्रोडक्ट जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। डेटा के आधार पर निर्णय ले पाना, अब दोनों में अंतर क्या होता है ये भी देखना जरा। डेटा के आधार पर निर्णय ले पाना संभव नहीं होता, जबकि सूचना के आधार पर निर्णय लेकर कार्य आसानी से किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया था आपको, एग्जाम्पल दिया था कि मैं आपके लिए एक तरफ सब्जेक्ट लिख देता हूँ केवल बीआईटी, मैंने एक तरफ नाम लिख दिया दीपक, एक तरफ मैंने आपके लिए टाइम लिख दिया, तो आप क्या समझेंगे, इन तीनों को मैं अलग अलग डिफाइन अलग अलग जगह पर लिखता हूं, तो आप इसमें कुछ भी नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर केवल आपको बीआईटी लिखा हुआ समझ में आएगा, इधर दीपक, यहाँ कोई टीचर होगा या फिर कोई पर्सन होगा, ऐसा होगा, ठीक है। अगर आपके लिए टाइम दिया, पता नहीं किस चीज का टाइम लिख दिया, हमें नहीं पता, या तो डेट भी हो सकती है, नंबर ही तो लिखे हुए हैं, हमें क्या पता। लेकिन इन चीजों को मैं एक व्यवस्थित रूप में लिख देता हूँ, फाइनल प्रोसेस करके, नहीं बीआईटी को दीपक सर पढ़ाएंगे इस दिन को इस टाइम पर। आपके समझ में एक चीज आ गई होगी कि ये एक आपके लिए फाइनल इंफॉर्मेशन बन गई है। अब आप एक चीज समझ सकते हैं कि बीआईटी को दीपक सर पढ़ाने वाले हैं और इस दिन को ये समय होगा हमारे लिए, तो उस समय आप पहले से पहले तैयार रहेंगे, ठीक है। अब आपने निर्णय ले लिए, अब आप निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन बीआईटी लिखा होने पर कोई निर्णय नहीं ले सकते, दीपक लिखा होने पर कोई निर्णय नहीं ले सकते, और इसी प्रकार से टाइम लिखा होने पर कोई भी निर्णय आप नहीं ले सकते हैं। अब बात आती है कि हमारे लिए सूचना की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। हमने सूचना को पढ़ लिया, सूचना क्या होता है। अब बात आती है कि सूचना की जरूरत हमको क्यों पड़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखेंगे, सूचना किसी भी कार्यालय या संगठन में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जरूरी नहीं है कि कार्यालय या संगठन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऑफिस में ये अपना काम करेगी। हमारे पास, हम अपने घर का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, अपनी क्लास का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो वहां भी कोई भी सूचना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल हमारे लिए होता है। सूचना की सहायता से ही हम अच्छे ढंग से कार्य कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। आजकल के प्रतिद्वंदात्मक वातावरण में अपना स्थान बनाए रख सकते हैं। आपको याद होगा, पुराने समय में राजा महाराजा अपने समय राज्य में सूचना एकत्र करने के लिए विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और विभिन्न माध्यमों का जिनका इस्तेमाल करते थे, उनके लिए सूचनाएं भी विभिन्न प्रकार की होती थी। सूचना इकट्ठी करने के लिए वो विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल करते थे, और सूचना किसी भी प्रकार की हो सकती थी, जैसे राज्य में क्या चल रहा है, किसी प्रकार की कोई संकट किसी के ऊपर तो नहीं है, कोई
प्राकृतिक आपदा किसी को तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कष्ट में कोई तो नहीं है, या फिर किसी हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है। इस प्रकार की सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए राजा अपने व्यक्तियों को रखते थे। ठीक है? लेकिन वो सारी की सारी जानकारियाँ अर्थपूर्ण ढंग में रखी जाती थी, जिससे कि राजा को समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि नहीं किसी भी राज्य का नाम ले दिया तो आपकी सूचना हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। ठीक है? ये बात आप कहानियों के माध्यम से बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इतना समय यहाँ नहीं होता है, मेरे वीडियो वैसे भी बहुत लंबे-लंबे हो जाते हैं, तो बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको बताने की कोशिश ये की है। चलिए, अब हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं, तो हम देखेंगे कि आपका सूचना का महत्व क्या होता है। अब सूचना क्या क्या इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर समाज में विकास प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग सूचना की आवश्यकता है। तो हमें अपने किसी भी सोसाइटी की, किसी भी समाज का हमको विकास करना है, तो वहाँ पर हमारे लिए सबसे पहला महत्व जो होता है, सबसे पहला स्टेप होगा, वो होगा इन्फॉर्मेशन। उसके बारे में हम किसी भी प्रकार की जानकारी जुटा पाएँ। इन्फॉर्मेशन जो होती है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है? किसी भी क्षेत्र में या किसी भी जगह पर जाने के लिए जानकारी का होना आपका उस बारे में बहुत ज़रूरी होता है। सूचना का मूल्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है? ऐसे तो कोई भी हम डिसीज़न लें उससे पहले बिना इन्फॉर्मेशन के कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। अब जैसे अगर हमको मान के चलिए अपने क्षेत्र से, अपने शहर से बाहर निकल के जाना है या फिर अपने देश से हम बाहर जाएँगे, हमको अमेरिका के बारे में कोई जानकारी नहीं है और मुँह उठा के अमेरिका चल दें, तो वहाँ पर हमको सीधी-सी बात है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। ठीक है? अगर हमको कोई भी जानकारी अमेरिका के बारे में नहीं है, ऐसे ही अगर हम अमेरिका जा रहे हैं लेकिन उससे पहले उसकी जानकारी ले लेते हैं, तो हम निर्णय ले पाएँगे हमको अमेरिका जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसलिए हम बहुत ही आसानी से निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं जब हमारे पास किसी भी विषय से संबंधित, किसी क्षेत्र से संबंधित सूचना, महत्वपूर्ण सूचना होती है तब। चलिए, सूचना का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सूचना का प्रयोग कर रहा है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि किस प्रकार प्रयुक्त हो रही है। अब ऐसा नहीं है किसी को भी कोई सूचना पकड़ा दी जाए, कोई व्यक्ति पढ़ा-लिखा नहीं है और उसको आप सूचना देने की कोशिश करो तो उसके मतलब की कोई सूचना नहीं होगी, ठीक है ना? फिर तो वही बात हो जाएगी भैंस के आगे बीन बजाना या फिर बंदर को नारियल पकड़ा देना, वो लुढ़काएगा ही उसको, उसकी समझ में कुछ नहीं आने वाला है। वो तो कहेगा नहीं खाने वाली चीज़ है, खा लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? उसको क्या पता नारियल से हम किसी का उद्घाटन भी कर सकते हैं या फिर भैंस को क्या पता बीन में से किसी सुरीली आवाज़ बन निकलती है, किसका ये क्या इस्तेमाल है, भैंस के सामने बीन बजाओगे तो वो समझेगी हमारे लिए चारा आ रहा है, ठीक है? तो निर्भर करता है कि आप किसी योग्य व्यक्ति को और उसकी इसकी आवश्यकता हो, सही जगह पर आपको सूचना देना है। अगर ये निर्णय लेने में सूचना सही समय पर सही व्यक्ति के पास नहीं होगी, तो निर्णय भी बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं। इसलिए इसका ज़रूरी है कि सूचना किसके पास है, कौन प्रयोग कर रहा है और ये किस प्रकार प्रयुक्त हो रही है, इसका प्रयोग किस प्रकार किया जा रहा है। किसानों के लिए बारिश की सूचना बहुत, ये देखिए आपके उदाहरण सामने लिखे हुए हैं कि किसानों के लिए बारिश की सूचना दी जाएगी, बारिश कब होगी, कितनी मात्रा में होगी, उसके हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी किसानों के लिए है। और ऐसे ही अगर शहरी नागरिकों नागरिकों को कही जाए कि बारिश होगी इतना, तो उनको क्या मतलब पड़ा है? उन्हें अपने घर में यार बारिश हो जाएगी, कीचड़ हो जाएगी, क्या मतलब है? बारिश होने का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन किसानों के लिए इसका क्या मतलब है कि इसका महत्व क्या है? किसान इस बात को जानते हैं। वो अपने बारिश के हिसाब से ही अगर बारिश ना हो तो किसानों को किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है, वो बात केवल जो व्यक्ति जिससे संबंधित ये सूचना है, जिससे ये जुड़ा हुआ है, इस सूचना से जो व्यक्ति जुड़ा होता है, उसी को इसका महत्व पता होता है, बाकी सब उस सभी के लिए वो सूचना या जानकारी निरर्थक होती है। ठीक है? तो अगर ये आप देख रहे हैं, ये वीडियो एग्ज़ाम्पल एक और ले लेता हूँ, ये वीडियो बीआईटी की है, कंप्यूटर से रिलेटेड है और इस वीडियो को या फिर ये वीडियो मैं कहूँ कि नहीं, इससे आप फिज़िक्स सीख जाएँगे या फिर किसी मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट को ये वीडियो दिखाई जाए, तो उसके लिए इसका कोई महत्व नहीं है, बिल्कुल निरर्थक है, बेचारा फेल हो जाएगा, गालियाँ देगा। ठीक है? ये केवल वीडियो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए और स्पेशली पॉलिटेक्निक वालों के लिए ही है, तो इसको पॉलिटेक्निक वाले ही देखेंगे, ठीक है? तो पॉलिटेक्निक वालों को इसकी कोई जानकारी मिलेगी। हालाँकि आप जानते हैं बीआईटी का और कंप्यूटर का कोई भी रिटन एग्ज़ाम्स नहीं होता है, केवल वाइवा आपका होता है। तो आप वाइवा में बैठने के लिए फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। वाइवा तो कम से कम आप कुछ सवालों के जवाब तो वहाँ बैठ कर के दे पाएँ। चलिए, अलग-अलग व्यक्तियों के लिए एक ही प्रकार की सूचना का मूल्य अलग-अलग होगा, ठीक है? जैसे उदाहरण यही दे दिया, अलग-अलग व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र से बिलॉन्ग करता है और दूसरा शहरी से। एक ग्रामीण व्यक्ति है और मतलब ग्रामीण का मतलब किसान है, दूसरा शहरी है। ठीक है?
तो जो नौकरी करता है, नौकरी वाले के लिए बारिश की जाए तो क्या करेगा यार, सुबह ड्यूटी पे जाना है, सुबह-सुबह बारिश हो जाएगी, मतलब क्या पड़ा है, हमारी ड्यूटी मारी जाएगी। लेकिन किसान के लिए ये जानकारी दी जाए तो किसान क्या कहेगा, बहुत खुशी की बात है, मैं तो सुबह मेरे खेत में कम से कम एक बार पानी लगाना कम हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसी कोई फसल उसकी उग रही होगी खेत में, जिससे बारिश से नुकसान हो सकता है, तो क्या कहेगा कि नहीं, कल थोड़ी-सी उसके लिए वो तैयारी भी कर लेगा, कि कल बारिश होने वाली है, इससे हमारी फसल को नुकसान हो सकता है, तो अपनी तैयारी या तो फसल को कटवा देगा, जो भी करवाएगा अपनी तैयारी वो कर लेगा। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि एक ही प्रकार की सूचना 2 अलग-अलग व्यक्तियों को दी जाए, जो अलग-अलग क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो दोनों के लिए उसका मूल्य अलग-अलग रहेगा। जैसे किसान के लिए पाला और ओले की सूचना का मूल्य अधिक होगा, न कि नौकरी-पेशा के व्यक्तियों के लिए। सेम चीज़, सेम उदाहरण मैंने एक उदाहरण से आपको बता दिया, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर पाले और ओले की सूचना किसान को दी जाए, तो वो समझ जाएगा, उसके लिए वो सूचना बहुत ज़्यादा जानकारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। अपनी फसल उसकी नुकसान होने से बचा सकता है अपनी फसल को, लेकिन सरकारी नौकरी वाले के लिए क्या है, वो कहेगा घर पे बैठे रहेंगे यार, घर से काम कर लेंगे, हमारा हो जाएगा काम। ये क्या है, हमारा कम से कम उसने हम कल अगर ओले भी पड़ने वाले हैं, तो हमारे ऑफ़िस का समय और खराब होने जाए हो जाएगा। इस तरीके से उसके दिमाग में ख़्याल आएँगे, लेकिन कोई जानकारी नहीं है, बेकार की बातें हैं। ठीक है? इस तरीके से अलग-अलग व्यक्ति के लिए अलग-अलग महत्व हो, एक ही इस प्रकार की सूचना रख सकती है एक ही समय पर, ठीक है? और अगर इसी का उल्टा कर दें, किसी जैसे वेतन बढ़ाने की बात हो रही है, सरकार तो वेतन बढ़ाने वाली है, भत्ता बढ़ाने वाली है, तो नौकरी वाले आदमी के लिए बहुत ज़्यादा जानकारी ज़रूरी हो जाएगी, नहीं कितना बढ़ाने वाली है, कितना पैसा मिलेगा, इसमें एचआरए कितना आ जाएगा, ये कितना मिलेगा। लेकिन यही बात अगर किसान को दी जाए, तो किसान कहेगा हमें क्या मतलब है, हमें थोड़ी कुछ मिल रहा है, हम तो अपने खेत में जब तक खेती नहीं करेंगे, तब तक हमें तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, एक ही सूचना एक ही समय पर 2 अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग महत्व रखती है। चलिए, आगे बढ़ते हैं और सूचना को हम विभाजित कर देते हैं कि सूचना किस-किस वर्ग में, सूचना के वर्ग कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? तो हम इन नीचे दिए हैं क्षेत्र आपके सामने लिखे हुए हैं, योजना एवं व्यवस्थापन की सूचना होती है, कार्यक्रम उत्पाद एवं सेवा सूचना होती है, कार्यनीतिक, वैधानिक, नियामक, मानक एवं प्रवर्तन सूचना होती है। योजना एवं व्यवस्थापन का मतलब किसी भी क्षेत्र से संबंधित हम योजना बना रहे हैं, ये योजना की सूचना हर क्षेत्र में लगभग काम आती है। जैसे अगर आप खेल रहे हैं, तो खेल के लिए आपको खेल में भी ये योजना बनाने की ज़रूरत है। अगर आप किसी भी ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए जो भी टास्क दिया जा रहा है, उस टास्क को पूरा करने के लिए आपको योजना बनाने की ज़रूरत होगी, उसके लिए व्यवस्था करने की ज़रूरत होगी। ठीक है? कार्यक्रम उत्पाद क्षेत्र में तो इसका निचला क्रम आपका कार्यक्रम उत्पाद आ जाता है योजना का, तो यहाँ पर आपके लिए कार्यक्रम में जो भी कार्यक्रम के लिए योजना बनानी होगी, कि जैसे हम सपोज़ करिए एक हम प्रोग्राम रखने वाले हैं सोसाइटी में या फिर हम कहीं दूसरी जगह पर, वहाँ क्या होगा सर कि हमारे लिए एक चीफ गेस्ट आने वाले हैं, तो चीफ गेस्ट के लिए हम किस प्रकार की व्यवस्था करेंगे, ये आपकी योजना रहने वाली है। और उनके लिए किस-किस प्रकार की उनकी सेवा करनी है, क्या करना है, एक छोटा-सा उदाहरण दे रहा हूँ, हालाँकि यही एग्ज़ैक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है? कार्यनीति, वैधानिक, नियामक, मानक एवं प्रवर्तन सूचना, अनुसंधान सूचना, रिसर्च जिसे आप कहते हैं। अब रिसर्च की क्या है, जो बच्चे जो लोग बहुत ऊँचे स्तर पर स्टडी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है? और मास्टर्स कर रहे हैं, एम फिलॉसफी वगैरह पढ़ रहे हैं, उनके लिए रिसर्च की सूचना होना ज़रूरी है, उनके लिए विभिन्न प्रकार की किताबों का होना ज़रूरी है। ये नहीं कि उनके लिए बस नहीं कि आज यहाँ पर बारिश हो गई, तो उनके लिए क्या मतलब रहेगा, कोई मतलब उसका नहीं रहेगा, ठीक है? सांख्यिकी सूचना, जो आपकी स्टैटिस्टिकल सूचना होती है, ये इकोनॉमी वालों के लिए ज़रूरी होती है, इकोनॉमिक्स वालों के लिए। सामान्य संदर्भ सूचना सामान्य व्यक्ति के लिए होती है। इकोनॉमिक्स वालों के लिए स्टैटिक सूचना होती है, इनके लिए विभिन्न आंकड़े, जैसे कि हमारी इस समय कंट्री की इकोनॉमी बहुत नीचे जा रही है, तो इसको किस तरीके से ठीक किया जाए। हमारे देश में महँगाई बढ़ रही है, महँगाई को किस तरीके से ठीक किया जाए। इस प्रकार की सूचनाएँ, सांख्यिकी सूचनाएँ इकोनॉमिक्स वालों के लिए ज़रूरी होती हैं, रिसर्च वालों के लिए ये सारी चीज़ें। अगर रिसर्च वालों के लिए देखा जाए, तो आपका इकोनॉमिक्स में और स्टैटिस्टिक्स में अगर रिसर्च कर रहा हो कोई व्यक्ति, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचनाएँ हो जाएँगी, जैसे कि महँगाई क्यों बढ़ रही है, क्या कारण है और इसको किस तरीके से कंट्रोल किए जाते हैं, इस चीज़ पर रिसर्चर रिसर्च करेंगे, लेकिन साइंस वाले जो इकोनॉमिस्ट होंगे, इस चीज़ को लेकर के वो इस पर एप्लाई करेंगे कि इसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो ये थे आपके सूचना के वर्ग, और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके सूचना के स्तर। सूचना के स्तर जो हैं, ये आपकी 3 स्तर होते हैं। आपके सामने लिखा है स्तर स्तर 1 की सूचना, स्तर 2 की सूचना और स्तर 3 की सूचना। इन तीनों स्तर में क्या होती है, एक तीनों ही स्तर मैं आपको बता देता हूँ। स्तर 1 की सूचना, स्तर 2 की सूचना और स्तर 3 की सूचना। अब इस स्तर 1 की सूचना में क्या होता है, स्तर 1 की सूचना में होता है, जैसे आपके लिए 2 लोग हैं और 2 लोग टॉप लेवल के लोग हैं।
ठीक है, 2 अधिकारी मान लेते हैं। 2 अधिकारी हैं, उनके लिए सूचना उनके बीच में होने वाली सूचना होती है, वो इस लेवल 1 की होती है, इसे हम उल्टा लेके चलते हैं। जैसे इस तरह की सूचना है वो टॉप लेवल के बीच व्यक्तियों के बीच में होगी। जैसे यहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन जारी की वो अपने मिडल लेवल वाले लोगों के लिए यहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन जारी करेगा। तो यहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन जारी करेगा तो मिडिल लेवल के लोगों के लिए, अपने से नीचे वाले लोगों के लिए कोई भी जानकारी, ऐसे मान के चलिए अपने कॉलेज का एक उदाहरण देते हैं। लेवल 1 पर हमारे यहाँ प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, कॉलेज स्तर की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा अंदर मत चले जाना। तो लेवल 1 पर हमारे यहाँ प्रिंसिपल होते हैं और प्रिंसिपल क्या कहते हैं, प्रिंसिपल को कोई भी ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर निकालेंगे। ऑर्डर निकालने से पहले वो ऑर्डर किस प्रकार निकालना है, क्या-क्या उसके रिजल्ट्स हो सकते हैं, तो वो जो लेवल है, हाई लेवल जिसे आप हाई लेवल कहते हैं, वो हाई लेवल है और वो बच्चों के लेवल के और टीचर के लेवल के से कोई मतलब नहीं रखता है। किसके लेवल से मतलब रखता है? तो प्रिंसिपल के लिए, वो प्रिंसिपल के लिए या फिर वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल लेवल के लिए महत्व रखेगा। उनको ही निर्णय लेना है किस-किस तरीके से क्या-क्या मेरिट्स हो सकते हैं, क्या-क्या डिमेरिट्स हो सकते हैं। तो उस तरीके से अपना निर्णय ले पाएँगे और उस हिसाब के लिए वो चीज़ जो निर्णय ले रहे हैं, कोई भी आदेश दे रहे हैं, किसी संस्था के लिए, संस्था के हित के लिए, तो वहाँ पर स्टूडेंट का कोई रोल नहीं है। स्टूडेंट्स की भलाई के लिए कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स का कोई भी रोल वहाँ पर नहीं है कि स्टूडेंट्स बीच में जाकर के इंटरफेयर करें या फिर स्टूडेंट से कोई भी राय ली जाए। तो इस प्रकार से ये जो लेवल 1 की सूचना है, हाई लेवल की सूचना है, वो जो है बच्चों के लिए बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, केवल इनके तो भले के लिए है। ऑर्डर और निर्णय और डिसीजन प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के थ्रू ही लिया जाने वाला है। इतनी बात समझ रहे होंगे? ऐसे ही लेवल 2 की सूचना जो है, अब टीचर्स आपस में कोई भी निर्णय लेते हैं। टीचर्स अगर आपस में, लेक्चरर्स आपस में कोई भी निर्णय लेते हैं, डिसीजन करना चाहते हैं, तो आपस में बैठ के डिसीजन लेंगे। हाँ, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये लेवल 1 के लिए तो इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, लेकिन लो लेवल के लिए इन्फॉर्मेटिव नहीं हो सकती है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए लेवल 3 की आएगी या फिर लेवल 3 के कर्मचारी जो हैं आपके क्लर्क्स हो गए या फिर आपके गेटमैन, इस तरीके के लोग जो हैं, इनकी सूचना क्या है? इनकी सूचना आपस में बाहर की अपनी निम्न स्तरीय सूचना होती हैं। इन सूचनाओं का विभिन्न व्यक्तियों से मतलब हो सकता है, लेकिन बाहर के आउटसाइडर व्यक्तियों से कोई मतलब नहीं हो सकता। और ये जो अपनी परेशानियाँ हैं, इनका पूरा का पूरा निचोड़ निकाल करके ऊपर हाई लेवल तक ज़रूर पहुँचा सकते हैं, लेकिन हाई लेवल की सूचना नीचे नहीं आएगी। इनका कोई महत्व या फिर इनकी परेशानी के बारे में अगर ये लोग हाई लेवल के लोग कंसर्न करेंगे, डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। डिसीजन लेना इनके हाथ में रहता है, लेकिन कंसर्न करना या फिर इसी पे विचार करना, क्या समस्या है, ये तो आपके लो लेवल के लोग ही बता सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो आपके समझ में मेरे ख्याल से तीनों लेवल इन्फॉर्मेशन की सूचना के तीनों स्तर आपकी समझ में आ गए होंगे। ठीक है? अब आती है कि आपके ऑफ़िस ऑटोमेशन में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो अब सबसे पहले तो आप इस टर्म को समझेंगे, ऑफ़िस ऑटोमेशन होता क्या है? ठीक है। अब इस टर्म को ही मैं समझा देता हूँ, उसके बाद में अगर टॉपिक ज़्यादा लंबा खिंचता है, ज़्यादा लंबा समय अगर वीडियो में लगता है, तो फिर हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरे ख्याल से अब तो ज़्यादा समय इसमें लगने वाला नहीं है। ये लास्ट टॉपिक है ऑफ़िस ऑटोमेशन वाला, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म कर दूँगा थोड़ी देर में। तो आप केवल ऑफ़िस ऑटोमेशन को समझ लीजिए, ऑफ़िस ऑटोमेशन होता क्या है? ऑफ़िस ऑटोमेशन जो होता है आपका, जो आप ऑफ़िस में काम करते हैं। ऑफ़िस में काम करने से मतलब आपका कोई भी लेटर लिखना, ठीक है? कोई भी आपका किसी भी लेटर का आंसर देना, कोई भी ऑर्डर निकालना, कोई भी नोटिस निकालना या फिर कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करना, ठीक है? ये क्या है? आपका ऑफ़िस ऑटोमेशन के काम हैं सारे के सारे। इन जगहों पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। टेक्नोलॉजी का मतलब सीधा-सीधा सा मतलब आ जाता है कंप्यूटर का, ठीक है? अब कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है टेक्नोलॉजी में। या फिर कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का ऑफ़िस में यूज़ किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्या मतलब है इस सब चीज़ का इस्तेमाल करने का? तो इस चीज़ को हम डिटेल से जानेंगे। हालाँकि सभी लोग जानते हैं कि बिना टेक्नोलॉजी के हम ऑफ़िस में काम बहुत ही कठिन तरीके से कर सकने में संभव हो पाएँगे। ठीक है? तो चलिए ज़रा जान लेते हैं ऑफ़िस ऑटोमेशन में टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ की जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बिना किसी गलती कोई गलतियाँ कम करने के लिए ऑफ़िस में ऑटोमेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो या फिर ऐसे कहें कि ऑटोमेशन होता क्या है, तो हम ऐसे कह सकते हैं बिना किसी गलती, किसी भी कार्य को बिना किसी गलती करने के लिए या फिर कम गलतियाँ करते हुए काम को खत्म करना, वो क्या होता है, और समय बचाना। सबसे पहली बात गलती कम करना, गलती नहीं होनी चाहिए, आपका समय कम लगना चाहिए, ठीक है? और
काम की गुणवत्ता जो है कार्य की, वो गुणवत्ता आपकी अच्छी होनी चाहिए, गुणवत्तापरक काम आपका होना चाहिए, वो आपका ऑफ़िस ऑटोमेशन कहलाएगा। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑफ़िस के किसी कार्य को बिना किसी गलती के करने को ऑफ़िस ऑटोमेशन कहते हैं। ऑफ़िस ऑटोमेशन में सूचना तकनीक का प्रयोग नितांत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम सूचना तकनीकी का या फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेंगे, तो वहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सूचना तकनीक के बिना ऑफ़िस ऑटोमेशन संभव ही नहीं है। किस प्रकार संभव नहीं है, इसे हम देखेंगे। सूचना तकनीक के प्रयोग से ऑफ़िस संबंधी कार्य शीघ्रता से होते हैं, मैंने आपको बताया शीघ्रता का समय कम लगता है। कार्य को बगैर बोझ से निपटाया जा सकता है। नहीं तो अगर आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेंगे, आपके लिए मैं देता हूँ एक लेटर लिखिए, हाथ से लिखिए, आपको 100 जगह पर लेटर भेजना है, इसका मतलब ये क्या होगा, आपको 100 की कॉपी बनानी है। तो अगर वो शब्द अगर आपका लेटर में आपके पत्र में 100 शब्द हुए, 100 वर्ड्स का भी अगर लेटर हुआ आपका, तो 100 इंटू 10 करिए, क्या हो गया आपका 1000 लेटर आपको लिखने पड़ेंगे और 10 बार आपको वो लेटर लिखना पड़ेगा। ठीक है? 10 जगह भेजने के लिए 10 बार आपको लेटर लिखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप इसे 100 जगह भेजेंगे तो कितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तो व्यक्तियों के साथ ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगी। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, कंप्यूटर का यूज़ करेंगे, केवल एक बार टाइप करिए, कॉपी में से आपको कितने नंबर और प्रिंट निकालने हैं, उसे फटाक से आप प्रिंट दे दीजिए, तो उतनी ही कॉपी आपके सामने निकल के सामने आ जाएँगी, समय बच गया आपका, आपका लेबर बच गई है, आपका काम भी अच्छा हुआ है। प्लस अगर आप इसे हाथ से लिखेंगे, तो उसी व्यक्ति से लिखवाने की कोशिश करेंगे जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी। जैसे अगर मैं आपके लिए यहाँ लिख रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे मेरी हैंडराइटिंग में और कंप्यूटर की टाइपिंग कितना बड़ा फ़र्क है। मैं अगर यहाँ पर इस तरीके से अगर मैं टाइपिंग भी लिखता हूँ, तो मेरी हैंडराइटिंग कई बार मुझे शिकायत मिलती है, जब मैं ग्रामर की या फिर दूसरी वीडियोज़ बना रहा होता हूँ, कि सर आपकी हैंडराइटिंग हमारी समझ में कम आती है। तो इस प्रकार की समस्याओं का हमको सामना करना पड़ता है। चलिए, दूसरी बात कि अगर हम ऑफ़िस ऑटोमेशन में टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेंगे, तो वहाँ पर हमारी एनर्जी ज़्यादा खत्म होगी और हम थक जल्दी जाएँगे। तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी, समय बचेगा, जैसा जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना ज़्यादा थकान हमको होने लगेगी। काम भी आपका जल्दी होने लगेगा टेक्नोलॉजी के यूज़ से, ठीक है? तो अगर हम कंप्यूटर पर बैठ के कोई काम करें, तो हमको उसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है, वो इंटरेस्टिंग वर्क हो जाता है और उसके बारे में हमको थोड़ी जानकारी मिलती है। कंप्यूटर पर बैठे-बैठे इसका मतलब ये नहीं है कि हम खाली कंप्यूटर से एक ही काम कर रहे हैं। अगर हम खाली भी बैठे हैं, तो उस पर उससे संबंधित कोई दूसरी जानकारियाँ भी हम खोज सकते हैं इंटरनेट पर, तो हमारे लिए थोड़ा-सा ज्ञानवर्धक भी हो जाता है। तो कंप्यूटर पर काम करने से सीधी बात है, इस प्रकार की समस्या आप देख रहे हैं हमारे सामने क्या होगा, काम तो शीघ्रता से हो जाएगा और काम को हम बोझ नहीं समझेंगे। दूसरी बात, काम हमें इंटरेस्टिंग लगेगा। तीसरी बात, हमारे लिए नॉलेजेबल होगा। चौथी बात, इससे हमें थकावट नहीं होगी और इसके आगे बढ़ेंगे तो इतने सारे लाभ एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से हमें मिल जाते हैं। अब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे, क्या देख पा रहे हैं आगे कि सूचना सूचना तकनीक का प्रयोग निम्न क्षेत्रों में किन-किन क्षेत्रों में आपका सूचना तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एयरलाइन्स और रेलवे रिज़र्वेशन पद्धति। अगर आप देख रहे हैं एयरलाइन्स पर अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं और रेलवे में अगर आप रिज़र्वेशन करवाना चाहते हैं, अपनी सीट लेकर बुक करवाना चाहते हैं, तो बेशक आप अगर किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाएँगे, तो क्या करेंगे आप सबसे पहले वहाँ रेलवे स्टेशन पे जाकर के अपनी टिकट बुक कराएँगे। और वहाँ टिकट काउंटर पर जो भी बैठे होंगे व्यक्ति, जो भी महानुभाव बैठे होंगे, अपनी टिकट जो बुक करेंगे, वो कंप्यूटर से टेक्नोलॉजी यूज़ करके ही आपके लिए टिकट बुक करेंगे। ऐसे ही एयरलाइन्स में, लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी में मॉडर्नाइज़ेशन आ गया, इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, आप एयरलाइन्स की टिकट एयर टिकट भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, घर पर बैठ कर के ही। ठीक है? उसमें भी आपको डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता है वॉलेट वगैरह यूज़ करते हैं तो? तो वहाँ आपका फ़ायदा हो जाता है। ऐसे रेलवे रिज़र्वेशन में ऑनलाइन बुकिंग करने से कुछ वॉलेट वगैरह ऐसी सुविधाएँ आपके लिए चल रही हैं, जिसपे आपको कुछ पैसा भी बचता है, समय भी बचता है। आने-जाने का आपका परेशानी बच जाती है। बैंकिंग सेक्टर में आप जानते ही हैं बैंकिंग में हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, आपका अकाउंट का पूरा डिटेल रखने के लिए किसी व्यक्ति के लेन-देन का हम घर पर बैठ कर ही यहाँ भी ऑनलाइन में सारा काम कर सकते हैं, अकाउंट डिटेल सारी की सारी रख सकते हैं और बैंक की डिटेल भी सारी की सारी हमारे पास एक समय में हो सकती हैं। नहीं तो अगर हम कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर रहे होंगे, टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे होंगे अगर बैंक में, तो हम आज देख रहे हैं व्यक्ति घर पर 1000 व्यक्ति मान के चलिए घर पर बैठ के ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं और 1000 व्यक्ति ही कम से कम 1 दिन में अपना सारे के सारे ट्रांज़ैक्शन पैसा निकालना, जमा करना इस तरीके से ट्रांज़ैक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन यही काम अगर व्यक्तिगत रूप पर व्यक्तियों के द्वारा, कर्मचारी द्वारा करवाया जा रहा होता, तो 1000 की जगह ये संख्या सिर्फ़ 100 ही रह जाती। क्योंकि वो व्यक्ति जल्दी थक भी जाता है, इतना जल्दी काम नहीं कर पाता। वहाँ क्या सिर्फ़ नंबर बटन दबाइए और आपका काम होके आपके सामने आ जाता है। ठीक है? इसके बाद जो आता है आपका इन्वेंटरी कंट्रोल में, इन्वेंटरी कंट्रोल का मतलब किसी प्रकार की घटनाओं के संबंध में जानकारी रखना। जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे कहाँ घूम रहे हैं?
और आगे घटना देश में किस प्रकार की योजनाओं का काम चल रहा है, तो इवेंट्री कंट्रोल में आप यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर का और हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी यही आपका बैंकिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक तरीके से आप यहाँ पर डेटा को सिक्योर करने के लिए, डेटा अपने पास सेव रखने के लिए इस प्रकार की चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? तो आगे देखेंगे होटल मैनेजमेंट में भी आप होटल मैनेजमेंट में रूम बुक करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऑर्डर आपको खाने का ऑर्डर मिलता है वो चीज़ लेने के लिए आपको किसी प्रकार की जरूरत पड़ रही है या फिर आप किस समय पर आ रहे हैं किस समय पर जा रहे हैं ये रिकॉर्ड विशेष रिकॉर्ड रखने के लिए आपका होटल मैनेजमेंट में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं या फिर खाना किस प्रकार बनना है क्या बनना है किस कहाँ से कौन सा ऑर्डर आया है अपनी अपनी इसी प्रकार की सारी समस्याओं को हल करने के लिए होटल मैनेजमेंट करते हैं शिक्षा क्षेत्र में आपको शिक्षा देने के लिए अब यहाँ पर देख लीजिए आपकी क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ठीक है टेलीफोन एक्सचेंज में अगर आप टेलीफोन एक्सचेंज देखें टेलीफोन का काम ही नहीं है बल्कि अगर कोई फॉल्ट होता है तो भी आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वजह से ही उसे आप ठीक कर पाते हैं नहीं तो ऐसे तो आप ढूंढते फिरिए उससे पहले अब तो आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है मोबाइल फ़ोन होने से पहले आपके पास क्या हुआ करता था लैंडलाइन सर्विसेज हुआ करती थी लैंडलाइन सर्विसेज में क्या होता था कहीं से जमीन में केबल पड़ी हुई है कहीं से केबल और निर्माण कार्य चल रहा है विकास कार्य चल रहा है कहीं से केबल कट गई है तो लोग बैठ करके नहीं पता कर पाते थे जगह जगह पर गड्ढे खोदते फिरते थे लाइन को ढूंढते फिरते थे कहाँ लाइन है लेकिन आज क्या है टेक्नोलॉजी की वजह से कहीं से भी फॉल्ट होता है तो वो वहीं वहीं पर बैठ के पता चल जाता है कि आपका फॉल्ट कहाँ हुआ है तो तुरंत उसी जगह जाकर के उसी पॉइंट पर जाकर के अपना काम शुरू कर देते हैं और आपका फॉल्ट जो है जल्दी जल्दी उसे ठीक भी कर दिया जाता है ठीक है इन्फॉर्मेशन कियोस्क आप घर पर बैठ के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं सारी सारी जानकारियाँ तो ये आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ था आप विभिन्न क्षेत्रों में किसी भी प्रकार से इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं और आगे और देखते हैं ये देख रहे हैं आप चलचित्रों का मतलब मूवीज़ चलचित्र का मतलब मूवीज़ अगर किसी लोगों को नहीं नाम पता है चलचित्र क्या होता है या फिर मूवी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप देख लीजिए आप हिंदी पढ़ने से थोड़ी-सी आपको ये भी फ़ायदा है कि आप विभिन्न प्रकार के शब्दों के बारे में यहाँ जान पा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, आप चलचित्रों के माध्यम वैसे प्रभाव डालने के लिए मूवीज़ में कहीं कार फट गई, बम उड़ गया, ये लोग खून निकल गया या क्या-क्या हो गया इस प्रकार से या फिर आपने एक सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे घर पर बैठे-बैठे एनिमेटेड मूवी तो आप देख रही हैं। एनिमेटेड मूवीज़ जो आजकल देख रहे हैं लोग जिसमें कोई भी व्यक्तिगत केवल व्यक्तियों की आवाज़ दी गई होती है और आजकल तो ऐसी मूवी बन रही है व्यक्तियों की आवाज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सारी की सारी आवाज़ कंप्यूटर से ही बना दी जाती है, ठीक है? या फिर आप देख रहे हैं हवाई जहाज़ में, हेलीकॉप्टर में उड़ पा रहे हैं या फिर इस प्रकार से किसी दूसरे ब्रह्मांड में ही किसी दूसरे ग्रह पर चले गए तो रिकॉर्डिंग लेकर कोई कैमरा लेकर के थोड़ी उसके पीछे-पीछे जाता है, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है सारा का सारा ये इफ़ेक्ट डाला जाता है जैसे आप विशेष प्रकार का जैसे स्पेशल इफ़ेक्ट कहते हैं, विजुअलाइज़ेशन जिसे कहते हैं, ठीक है? मौसम की भविष्यवाणी आप घर पर बैठ कर के जैसे अब हमारे यहाँ पर मैं अपने क्षेत्र की मथुरा की बात करूँ, तो मथुरा में सर 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, आज धूप खिल रही है। कल मैंने वेदर फ़ोरकास्टिंग देखी थी, तो कल थोड़ा-सा देख कर के मैं कह रहा था भाई साहब 1 रात हो गई, 2 दिन हो गए बारिश होते-होते थमने का नाम नहीं ले रही है। कल जब वेदर फ़ोरकास्टिंग देखी तो कल ही हमको पता चल गया था कि भाई साहब आज धूप खिलने वाली है तो अच्छी बात है, खुशी की बात ये भी क्या धूप खिली हुई है, तो आपका ये क्या है कंप्यूटर महोदय की और तकनीकी देवी की ये मेहरबानी है कि हमारे सामने हमने पहले ही पता कर लिया था कि धूप खिलने वाली आज है। पुस्तकालयों में बुक्स का रिकॉर्ड रखने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है? किसने कौन-सी बुक इश्यू कराई है, किसने कौन-सी बुक जमा कर दी है, किस पर कितना पैसा ड्यू है, किसने किताब फाड़ के जमा की है या फिर किताब की स्थिति क्या है, कितनी किताबें पुस्तकालय में बची हुई हैं। इस प्रकार से हम पुस्तकालयों में टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। किताबों के प्रकाशन में आप देख ही रहे हैं, हमारे सामने जितनी बुक्स हम पढ़ते हैं, तो वो क्या है, कोई आपका कभी कोई सा पब्लिकेशन है, कभी कोई सा पब्लिकेशन, विभिन्न प्रकार के पब्लिकेशन आप देख रहे हैं और हर एक पब्लिकेशन की अलग-अलग किताबें आप पढ़ते हैं, ठीक है? और ऑफ़िसेज़ में इसका तो ये मैंने आपको बता ही दिया है, लेटर वगैरह आप बनाने के लिए, आंसर करने के लिए, जवाब देने के लिए और विभिन्न प्रकार का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए आप ऑफ़िस में यूज़ करते हैं। तो ये है आपका ऑफ़िस में ऑटोमेशन, इस प्रकार से आप कंप्यूटर का विभिन्न क्षेत्रों में इस्तेमाल करते हैं। होप कि आप इसमें जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो समझ में आ गई होगी सूचना तकनीकी। इस चीज़ में हमारे ध्यान रखने वाली जो बातें हैं, 3 चीज़ याद रखने वाली बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जिसे हम हॉटस्पॉट कह सकते हैं, जिन्हें आप हॉटस्पॉट कह सकते हैं। सबसे पहली बात कि आपका इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है? दूसरी बात आपका डेटा क्या होता है? तीसरी बात ऑफ़िस ऑटोमेशन क्या होता है? ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और लास्ट में आपका ऑफ़िस ऑटोमेशन या फिर आपका टेक्नोलॉजी ऊपर से टेक्नोलॉजी के बारे में हमने जाना है और आपका
ये ऑफिस ऑटोमेशन किन किन क्षेत्रों में यूज ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन, ठीक है। इस प्रकार से आपने इस वीडियो में आज जाना इन्फॉर्मेशन, सूचना क्या होता है, डेटा क्या होता है आपका, आपका ऑफिस ऑटोमेशन क्या होता है, टेक्नोलॉजी तकनीकी क्या होती है आपकी। इन सभी विषयों पर हमने चर्चा की है आज के विषय में, आज के वीडियो में। होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और ये चीज़ों के बारे में आपको जानकारी और बेहतर तरीके से लेने के लिए आप अपने आप से सर्च कर सकते हैं, नहीं तो मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ तक आपको कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जो आपका अगला वीडियो है वो होगा आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में जानकारी लेंगे। और आपने देखा ही है उस समय, अगले वीडियो में हम सिर्फ एक ही टॉपिक क्लियर करेंगे, कवर करेंगे, वो होगा आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो बने रहिए आप, तब तक ये वीडियो देखिए अपने सभी विभिन्न साथियों के साथ, जिनके पास सिविल इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर के जो भी बच्चे हैं, जिनके पास ये जो बीआईटी सब्जेक्ट है, उनको आप शेयर कर दिए, चाहे वो किसी भी पॉलिटेक्निक से संबंध रखते हैं, चाहे वो निजी पॉलिटेक्निक में है या फिर किसी सरकारी राजकीय पॉलिटेक्निक में है या फिर किसी भी दूसरे जिले में है। उत्तर प्रदेश बीआईटी के, उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए वीडियो यूजफुल है। सभी को ये वीडियो आप फॉरवर्ड कर दीजिए और वीडियो फॉरवर्ड करें। अगर आपने वीडियो देखा, वैसे हालांकि मैक्सिमम बच्चे इस चैनल पर आ चुके हैं, चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये सेम वीडियो, और सॉरी, ये सेम वीडियो भी और आपको सेम पीडीएफ, जो भी मैं आपसे ये पढ़ा रहा हूँ, जो भी आपकी पीपीटी है, इसे पीडीएफ फॉर्म में आपके लिए मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है सारी की सारी, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर भी आपको ये सारी चीज़ें बिगिन टू लर्न के नाम से अगर फेसबुक पर सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ भी आपको सारी चीज़ें, वीडियो, पीडीएफ और वीडियो का लिंक, सारी चीज़ें वहाँ भी मिल जाएंगी। तो आप बने रहिए, देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी आप जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।